चलिए सर, आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं पिछले लेक्चर को। बेटा पिछले लेक्चर में हम सभी ने डिस्कस किया था न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिस पे बेस्ड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम सभी ने सॉल्व किया था। आज भी हम सभी उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं और उसी से रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। पर एक चीज है जो आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको याद हो, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ फॉर्मूले बताए थे जो कि आपको याद होने चाहिए। कौन से थे, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइंड कर देता हूं। अगर मैं बात करूं बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बेटा ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। कौन से? के बराबर ए नॉट माइनस ए अपॉन टी, क्लियर बेटा, और टी हाफ बराबर ए नॉट अपॉन 2k, क्लियर बेटा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपको कभी रेट कांस्टेंट निकालना हो और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया गया और टाइम दिया गया तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, और आपको टी हाफ निकालना हो और के गिवन हो और क्या ए नॉट गिवन हो, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, क्लियर है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे बेस्ड बहुत ही कम टाइप के न्यूमेरिकल, बहुत ही कम न्यूमेरिकल अभी तक एग्जाम में आए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये फॉर्मूले भूल जाए। ये फॉर्मूले मैं आपको इससे पहले वाले लेक्चर की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूं, तो आप इसको याद कर लीजिए। और बेटा किसको? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके फॉर्मूले तो बेटा सोते जागते हमेशा याद करते रहो, जब तक याद ना हो जाए तब तक इसके फॉर्मूले याद करने। खाना खाते समय, पानी पीते समय, पानी के साथ, चाय के साथ इसके फॉर्मूले को याद जरूर करना है। कौन से सर दो फॉर्मूले? के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए। ए नॉट तो पता है ना आप सबको, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ए फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और बेटा टी हाफ क्या होता है? 0.693 अपॉन के। दीज आर द टू फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपको के निकालना हो और ये सब वैल्यू दी जाए तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, और अगर आपको टी हाफ निकालना हो तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। क्या अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर का है जीरो ऑर्डर? ये तो क्वेश्चन में गिवन रहता है, क्लियर है। बिल्कुल। एक बात और, ये फॉर्मूले आपको किसी भी कीमत पे याद होने चाहिए, और यूज कैसे किया जाता है इसको हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उससे पहले आप क्या कीजिए, इन दोनों फॉर्मूले को एक बार देखिए अच्छे से और इन्हें याद कर लीजिए। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो याद कर लीजिए। चलिए सर, अब हम लोग सॉल्व करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन बेटा ये है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 20 मिनट फॉर 25% डिकम्पोजिशन। देखिए यहां पहली लाइन से हमें क्लियर हो रहा है कि ये जो रिएक्शन है वो कौन से ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर। इसका मतलब क्या है? आपको फर्स्ट ऑर्डर के जो दो फॉर्मूले मैंने लिखाए हैं उन्हीं में से एक लगाना है, क्लियर है बेटा। बिल्कुल। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 20 मिनट फॉर 25% डिकम्पोजिशन। कहने का मतलब है बेटा फॉर 25% डिकम्पोजिशन, रिएक्शन को 25% डिकम्पोज होने में जो टाइम लग रहा है वो 20 मिनट है। कितना मिनट है बेटा? 20 मिनट। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको 25% डिकम्पोज हो रही है रिएक्शन, इससे और क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? मतलब इतनी लाइन से आपको और किसकी वैल्यू का पता लग रहा है? तो मैं आपको ये बता चुका हूं, अगर आपने पिछला लेक्चर ध्यान से देखा होगा। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देखा तो अभी भी समझ जाओगे। बेटा एक बात बताओ, अगर रिएक्शन मतलब रिएक्शन में क्या डिकम्पोज होता है आप बताओ? रिएक्टेंट। हमें रिएक्टेंट की जरूरत ही पड़ती है। रिएक्टेंट का इनिशियल अमाउंट क्या मान लिया? 100%। अरे बेटा जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी, जब रिएक्शन शुरू नहीं होगी, तब तो रिएक्टेंट पूरा का पूरा होगा ना। परसेंटेज के टर्म बोले तो 100% होगा, बिल्कुल होगा। और फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा? अब वो कह रहे हैं कि पहले 100 था, 25% डिकम्पोज हो गया, मतलब 25% खत्म हो गया, तो बचा कितना? 75। बिल्कुल। तो बेटा इतनी बात से हमें इन तीन चीजों की वैल्यू हमें पता चल गई। आप देखो दूसरी बात बेटा, दूसरी बात ये है, क्वेश्चन में एक चीज पूछी क्या है ये जरा ध्यान से देखते हैं। कैलकुलेट द टाइम। हमें क्या निकालना है? टाइम। चलिए कब टाइम निकालना है? when 75% ऑफ द रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। यहां पे एक तरीके से कहते हो कि दो क्वेश्चन है,
मतलब आपको टाइम निकालना है जब क्या, जब रिएक्शन 75% कंप्लीट हो रही है। कंप्लीट बोलो या डीकंपोज बोलो, बात बेटा एक ही है। फॉर 75% ऑफ द रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। क्लियर है? एक बात बताओ, रिएक्शन को 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? अगर 25% होने में 20 मिनट लग रहा है, ये कोई यूनिटरी तो मेथड लगा नहीं सकते हो आप। तो देखो जरा ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से। इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? जब रिएक्शन 75% कंप्लीट हो रही है तब आपको ए नॉट इसकी ये भी कितना होगा 100, और ए की वैल्यू बेटा परसेंटेज के टर्म में ए नॉट की वैल्यू हमेशा 100 मानते हैं, और ए की वैल्यू 75% कंप्लीट हो गई तो कितना बचा 25। ये होता फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कितना अमाउंट बचा है रिएक्टेंट का आफ्टर दिस टाइम। क्लियर है? अब आपको टाइम निकालना है। क्या टाइम निकालने के लिए कोई फॉर्मूला होता है? बिल्कुल होता है बेटा। के बराबर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए। बिल्कुल बेटा, देखो ध्यान से, आपको निकालना क्या है? ये निकालना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको ए नॉट गिवन है, बिल्कुल गिवन है सर, ये तो गिवन है। क्या ए की वैल्यू गिवन है? बिल्कुल गिवन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप देखो, आपको टी निकालना है, के की वैल्यू और चाहिए। क्या इसमें के गिवन है? नहीं। कहीं क्वेश्चन में रिएक्शन का के गिवन है? नहीं गिवन है। तो आपको के भी निकालना बेटा, एक साथ दो वैल्यू तो निकाल नहीं सकते, तो आप पहले के को निकाल लीजिए कहीं से भी। अगर के की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली तो बेटा टी की वैल्यू भी आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हमारा मोटिव है कि क्या, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब दैट इज रेट कांस्टेंट। इतनी इंफॉर्मेशन से, मतलब क्वेश्चन की आखिरी लाइन से हम लोगों ने पता किया कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी, हमने उसके लिए फॉर्मूला लगाया। अब फॉर्मूले में हमें कुछ वैल्यू पता है, एक वैल्यू हमें नहीं पता। अगर जब तक नहीं पता चलेगी तब तक हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो पहला हमारा मकसद है कि के को फाइंड आउट करना। क्या इसकी मदद से हम के निकाल सकते हैं? बिल्कुल। एक बार बताओ, ये दोनों है तो एक ही रिएक्शन, बिल्कुल। तो रिएक्शन एक ही है तो कहने का मतलब क्या, उनका रेट कांस्टेंट भी क्या होगा? सेम होगा। जब 25% कंप्लीट हो रही है उस समय आप रेट कांस्टेंट निकाल लो, और इतने परसेंट कंप्लीट हो रही है उस समय रेट कांस्टेंट निकाल लो। रेट कांस्टेंट एक ही रिएक्शन का सेम रहता है अगर टेम्परेचर सेम हो। टेम्परेचर कहीं लिखा नहीं है, मतलब रेट कांस्टेंट दोनों का क्या है? सेम है। तो चलिए निकाल लेते हैं। इसमें से कैसे निकालेंगे? देखो बेटा, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए। क्लियर है? क्या टी की वैल्यू आपको दे रखी मिनट में? बिल्कुल चेंज करने की जरूरत नहीं है मिनट को। के की वैल्यू मिनट में आएगी, यहां पे मिनट में रख देना और आंसर भी मिनट में आ जाएगा, क्या दिक्कत है? लॉग बेस 10 ए नॉट की वैल्यू बेटा, ए नॉट की वैल्यू 100 और इसकी वैल्यू कितनी है 75। बिल्कुल। अब क्या ये किसी से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। 25 4 जा 100, 25 3 जा 75। तो बेटा बताओ आप इसको क्या लिख सकते हो? आप log 4/3 हो गया। log m/n का फॉर्मूला क्या होता है बेटा बताओ? आपको तो पता ही होगा, इतने तो पढ़े लिखे हो आप लोग। m/n का log m माइनस log n होता नहीं होता, तो आप क्या लिख सकते हो उसको? log 4 माइनस log 3 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल। 2.303/20। log 4 की वैल्यू देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है बड़ी खूबसूरती के साथ, 0.6021 माइनस log 3। log 3 की वैल्यू भी गिवन है 0.4771। इसको माइनस करिए, जो आए इसके मल्टीप्लाई कर दिए और 20 से डिवाइड कर दीजिए। आप चाहो तो माइनस कर लो, देख तो माइनस करके देखते हैं, जरा ध्यान से देखो। 0.6021 माइनस 0.4771 0.5, ठीक है, 2 और 1, ठीक है। वो 0 पॉइंट लगभग बेटा 0.1250 आया। देख लेना, अगर कहीं गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लेना एक बार। पर आंसर मुझे पता है, आंसर इसका लगभग जो सॉल्व करोगे के की वैल्यू वो 0.0143। आंसर तो हमारा हमेशा सही आता है, भले यहाँ कैलकुलेशन में गलत हो जाए। पर आप लोग ऐसा ना करना, आप थोड़ी ना हर क्वेश्चन के आंसर रट लोगे क्या? नहीं, तो कैलकुलेशन ये करी, आंसर आया 0.0143। कितना बेटा? मिनट इनवर्स। क्या आपको दिख रहा है ये? एक बार चेक कर लो मैं आप लोगों को।
हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। ये मिनट इनवर्स लिखा हो, मैं फिर से बता दे रहा हूं, ठीक है। अब बेटा के की वैल्यू आप लोगों ने निकाल ली, अब के की वैल्यू यहां से निकाल के आप यहां रख दो तो टी की वैल्यू निकल आएगी। या फिर आप ऐसा करो, टी को इस तरफ लेता हूं, ठीक है, और के को बेटा कहां ले जाओ, अपॉन में। के को अपॉन में ले जाओगे, के की वैल्यू ये रख दू मैं, बिल्कुल रख दो सर, 0.0143, ठीक है। ए नॉट की वैल्यू 100 और 25 4 जा 100, log 4। क्या log 4 की वैल्यू गिवन है? बिल्कुल गिवन है। तो 2.303 अपॉन 0.0143 इंटू log 4 की वैल्यू बेटा 0.6021। आप इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो मैं आंसर आपको बता दूं 96.961 लगभग इतना ही आएगा। देख लेना एक बार, चेक कर लेना। 96 पॉइंट, हाँ लगभग इतना ही होगा, देख लेना एक बार। 96 पॉइंट किए तो कंफर्म है, 96.961 यूनिट क्या होगी टाइम की, यहाँ पे मिनट होगी। आया नहीं आया बेटा? बिल्कुल आ गया, कोई भी डाउट नहीं है। क्वेश्चन बेटा बहुत ही आसान होते हैं, ऐसे एक दो क्वेश्चन हम लोग और कर लेंगे, प्रूव वाले जरूर कर लेंगे। इसी टाइम में प्रूव करने को भी आता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए हम लोग उस टाइप के भी क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इन टर्म ऑफ प्रेशर भी करेंगे। आ गया नहीं आ गया? बिल्कुल, आप ऐसे नोट डाउन कर लीजिए। आप लोगों की शिकायत रहती है सर हटते नहीं, हम लिख ही नहीं पाते। लो लिख लो अच्छे से बिल्कुल छापो से, और उसके बाद मैं इसे इरेज कर देता हूं। पर एक चीज हमेशा ट्राई करिएगा, क्या जब भी मैं न्यूमेरिकल लगाऊं तो आप पहले कोशिश करिएगा न्यूमेरिकल लगाने की। छापने में तो माहिर हो, बचपन ही से छाप रहे हैं, एग्जाम होता तो आगे वाले की कॉपी छापते हैं, बिल्कुल। और क्लास टेस्ट में छापते हो आप लोग, क्लास टेस्ट में भी हो रहे हैं तो अगल बगल भैया बता दो थोड़ा। अपने मन से किया करो, कभी भी टेस्ट कोई भी होना अपने मन से किया करो, अपनी परफॉर्मेंस को चेक किया करो। कह दो सर हम तो चेक करने की कोशिश करते हैं पर घर वाले कहाँ मानते, हाँ ऐसे ही होता है ना, घर वालों के लिए नंबर लाने पड़ते सर, इसलिए अगल बगल देख लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, देखो चलिए सर अब हम लोग सॉल्व करते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन बेटा ये है, सो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज डबल ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% रिएक्शन। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में आपको कुछ डिटरमाइन नहीं करना, इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है। अगर आपको इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना आता हो तो आप समझ जाएंगे। जरा ध्यान से देखो, आप लोग अगर मैथ लिए हो तो ये वर्ड काफी सुन रखा होगा, सो डेट, प्रूव डेट, ये सुन रखा है ना। मैथ वालों ने तो सुन रखा होगा, बाय वालों की गलती हम इसमें नहीं मान सकते। अगर बाय वालों ने मन लगा के 10th में भी ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ी होगी तो ये वर्ड शायद सुन रखा होगा, सो डेट, प्रूव डेट। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सुना तो आज सुन लो। सो डेट का मतलब है आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन। मान लीजिए कि 99% को कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है वो हमने मान लिया T99%। दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ रिएक्शन। क्लियर है बेटा? इज मतलब इक्वल, डबल मतलब आप जानते ही हो, ट्वाइस, डबल ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड, डबल ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% रिएक्शन। ये प्रूव करना बेटा। कहने का मतलब है कि 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है वो डबल है जब रिएक्शन को 90% कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है। ये चीज आपको प्रूव करनी है। कैसे प्रूव कर सकते हो बेटा? आप इसकी वैल्यू अलग से डिटरमाइन कर लो, इसकी वैल्यू आप अलग से डिटरमाइन कर दो। एक तरीका है दोनों को इसमें रख दो, इक्वल रख दो, LHS इक्वल टू RHS, एक तरीका। दूसरा, आप इन दोनों को डिटरमाइन करके डिवाइड कर देना और ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा। कैसे? बातें कम करते हैं, क्वेश्चन को पहले करते हैं। देखो बेटा बहुत ध्यान से, मान लीजिए फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। अच्छा बताओ, इतने में आपको किस चीज की जानकारी मिल गई? मैंने बोला है जब भी परसेंटेज क्वेश्चन में दिया जाए तो उसका मतलब है कि दो वैल्यू आपको पता चल गई। एक तो ए नॉट की कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना हो जाएगा, 100% होता है स्टार्टिंग में, बाद में आफ्टर टाइम टी 99% कंप्लीट हो गया, मतलब कितने परसेंट बचा, 1%। क्लियर है? तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एडेड विद द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्शन 99% कंप्लीट हो गई
मतलब 99% जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, तो बचा कितना 1%। तो दिस इज द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा एक बात बताओ, यहां से आप के निकालोगे, बिल्कुल के बराबर 2.303 अपॉन टी। टी कितना लग रहा है 99%। लॉग बेस 10 ए नॉट, ए नॉट होता है ना बेटा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, मैंने ए नॉट लिख रहा हूं, क्लियर है, बिल्कुल। ए नॉट की जगह बेटा क्या है 100 अपॉन ए होता है, ए की जगह क्या है बेटा 1। आप टी 99% को यहां ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है सर। और आप यहां बताओ जरा ध्यान से, और के को आप यहां लेता हूं। लॉग 100 की वैल्यू कितनी होती है 2, जितने जीरो हो उतनी ही वैल्यू, तो ये होगी 2। ये आ गया आपका टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99%, क्लियर है। ऐसे ही आप निकाल लीजिए फॉर 90% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जब रिएक्शन 90% कंप्लीट हो रही है तब आप टाइम की वैल्यू निकाल लीजिए, बिल्कुल निकाल लें, बहुत आसान है। बताइए क्या, इसमें ए नॉट की वैल्यू बेटा कितनी होगी 100, और फाइनल 100 पहले था, 90 गायब हो गया, मतलब 10 बचा, क्लियर है, बिल्कुल। के बराबर क्या 2.303 अपॉन टी 90% और लॉग बेस 10। ऊपर क्या होता है बेटा ए नॉट की वैल्यू कितनी है 100 अपॉन क्या होता है ए की वैल्यू कितनी है बेटा 10। ए नॉट अपॉन ए होता है नहीं होता है, इस बात को बार बार बताने की जरूरत नहीं है ना मुझे, बिल्कुल। पर आप पहले एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा, टी के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए, फिर वैल्यू रखिएगा, क्लियर है। चलिए अब बताओ बेटा, इसमें आपको टी 90% आप इस तरफ लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है सर, और के को आप नीचे लेता हूं, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बहुत स्लो कर रहा हूं बेटा, बहुत ही स्लो कर रहा हूं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आता ना तो आप पूछ सकते हैं, और कुछ नहीं करना, आप पूछ सकते हैं हमसे। कुल मिला के आपको केमिस्ट्री ऐसी बनानी है कि 0% डाउट बचने चाहिए, 0% डाउट। मैं कहता हूं कि केमिस्ट्री में 100 मार्क्स लाना आसान है, तो वो डिफिकल्ट उनके लिए होता है जो केमिस्ट्री पढ़ते ही नहीं। और हम लोग सिर्फ आपको पुशअप कर सकते हैं कि आप लोग एफर्ट आपको ही करने पड़ेंगे। फर्स्ट, अगर आपको लगता है कि आप केमिस्ट्री में 100 मार्क्स लाने हैं, टारगेट 100 का रखिए, पहले सोचिए उसके बारे में। दूसरा, एनसीईआरटी आपको रीड करने ही पड़ेगी। आप सोचो कि मैं आपको पढ़ा दूं, मैं आपको सारे क्वेश्चन भी लगा दूं ना, तब भी बेटा आप 100 मार्क्स मेरी मदद से तो नहीं ला सकते। मेरी मदद से आपको थोड़ा सा कम मेहनत करनी पड़ेगी, ये मान सकते हैं। पर आपको अगर 100 मार्क्स लाने हैं तो एनसीईआरटी को कम से कम आपको एक साल में कम पेपर आने से पहले कम से कम 2 या 3 बार रीड जरूर करना है, रीडिंग करनी है। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाइए। एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाने के बाद क्या कीजिए, सबसे पहले किसी चैप्टर को पढ़ने का तरीका बताइए क्या, जो मैंने पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ लो, जो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड असाइनमेंट मिले उसको अच्छे से रीड कर लो, फिर एनसीईआरटी को रीड कर लो और एनसीईआरटी के इंटेक्स के क्वेश्चन लगाओ, एक्सरसाइज के नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज में क्वेश्चन का कोई सीक्वेंस नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक का पहले आ जाता है। इंटेक्स में ऐसा नहीं होता, इंटेक्स में सीक्वेंस में होता है, जो टॉपिक आपने पढ़ा उसी का रिलेटेड क्वेश्चन दे देते हैं। आप एनसीईआरटी को रीड करो और बीच में जो इंटेक्स के क्वेश्चन है और जो सॉल्व क्वेश्चन है उन्हें आप लगा लो। उसके बाद आप अरिहंत या अरिहंत का सैंपल पेपर ले लो या ऑल इन वन का सैंपल पेपर ले लो, आप उसको लगाओ। क्यों? क्योंकि उसमें बेटा टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए रहते हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन आप सारे लगा लीजिए, उसके जितने भी क्वेश्चन उसमें है सारे लगा लीजिए। अगर डाउट्स आते हैं तो हमसे पूछिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाने। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में सबसे बाद में, वैसे भी जब आप अरिहंत लगाएंगे ना तो आप 80 to 90% तो कवर कर ही चुके होंगे, तो 1-2 क्वेश्चन जो बचे होंगे सब वो भी लगा लीजिएगा। तो आपको सारे क्वेश्चन का आइडिया होना चाहिए और एक डायरी बनाइए। जिस टॉपिक में, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हुए हैं कभी पढ़ते समय, उन डाउट्स को आप एक डायरी में लिखिए। जब भी आपका एग्जाम हो तो उन डाउट वाले क्वेश्चन को जरूर रिवाइंड कीजिएगा, बड़ी हेल्प मिलती है। क्योंकि पेपर के टाइम में बेटा कभी भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा एक बार में तो रिवाइज नहीं कर सकते, तो शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो बताओ, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो उसके लिए सबसे बढ़िया एफर्ट क्या है? सबसे बढ़िया एफर्ट, एनसीईआरटी मस्ट बी रीड। पर मेरे चैप्टर पढ़ाने के बाद इस बात को याद रखिएगा, बीच में पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। एनसीईआरटी को पढ़िए, उसके बाद इंटेक्स और उसी के अंदर एक्सरसाइज के
जो बीच में क्वेश्चन सॉल्व है उनको लगाइएगा, एक्सरसाइज को टच मत करना। उसके बाद अरिहंत, अरिहंत के हर एक क्वेश्चन को लगाइएगा, टॉपिक वाइज होते हैं, मजा आएगा लगाने में, लगा लिए। फिर अगर टाइम बचता है, अगर आपको 100 मार्क्स लाने हैं तो एक्सरसाइज भी लगाइए। क्लियर, इतना लगा लिया ना तो पेपर में देखो एक आध क्वेश्चन ही थोड़ा इधर उधर घुमाते हैं, बाकी कहीं नहीं घुमाएंगे। आप अगर एनसीईआरटी को पढ़ना सीख गए ना, पहले तो पढ़ने ही नहीं सीख पाओगे। अगर सीख गए, मैं जितनी मेरी हेल्प चाहिए आप लीजिएगा। अगर आप पढ़ना सीख गए, यकीन मानिए कि आपको मेरी जरूरत थोड़ी सी कम पड़ेगी, बिल्कुल थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, पर मेरी जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी। तो आपको अपनी मेहनत बेटा पूरा कंट्रीब्यूशन देना है। और मैं नहीं कहता कि केमिस्ट्री आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा अच्छी बात है, नहीं पढ़ा उसमें भी अब हम कुछ नहीं कर सकते, पर अब जो आप पढ़ रहे हो उसमें 100% एफर्ट दो। जितने न्यूमेरिकल लगा रहे हैं ना उतने ही लगाओ। सबसे पहले जिनको केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती वो आप इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा ट्राई करो। क्लियर है? चलो, बहुत सारी बातें कर ली आज हम लोगों ने। हाँ, सर क्वेश्चन लगा रहे, बातें कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। ये बातें भी बहुत जरूरी हैं, ये ज्ञान की बातें। आज का सबसे बड़ा ज्ञान यही कि एग्जाम में 100 मार्क्स कैसे लाएं इन केमिस्ट्री। इन बातों का, बेसिस बातों का ध्यान रखें। फर्स्ट वॉच द वीडियो, देन रीड द एनसीईआरटी, देन सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ इंटेक्स। ठीक है? एंड आफ्टर देन सॉल्व द अरिहंत। अरिहंत के जितने भी क्वेश्चन है उसके सारे। फिर उसके बाद लास्ट में आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है? चलिए, बहुत सारी बातें कर ली, अब आ जाए बैक टू द क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन में क्या है, ये हमें प्रूव करना था। हमने T99% की वैल्यू निकाली और T90% की वैल्यू निकाल लेते। यहां पे बचा बेटा log 10, log 10 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब आपका T90% निकला है और T99% निकला है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। कर दें बेटा, T99% अपॉन T90%। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है 2.303 अपॉन के इंटू 2 अपॉन 2.303 अपॉन के। यही तो है बेटा, बिल्कुल। ये तो पूरा कट गया, बिल्कुल। क्या बचा बेटा? 2 बचा। T99% अपॉन T90% इज इक्वल टू 2। बेटा बताओ उस तरफ चलिएगा, यही आ जाएगा जो हमें प्रूव करना था। बिल्कुल आ गया सर, आ गया नहीं आ गया? बेटा ईमानदारी से बताना, ऐसा क्वेश्चन क्या है? मतलब कोई डिफिकल्ट है? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। ऐसी एक एनसीईआरटी के मतलब आप जब पढ़ेंगे तो उसमें इंटेक्स में क्वेश्चन सॉल्व है इंटेक्स से पहले, तो उसमें लिखा है कि हाफ लाइफ वगैरह, यही मतलब हाफ लाइफ इज इक्वल टू, ऐसी 10 टाइम्स क्वेश्चन है वो। आप देख लीजिएगा उस क्वेश्चन को, सेम एज इट इज क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम वालों, मतलब जो एग्जामिनर होते हैं ना, जो पेपर बनाते हैं, उनके फेवरेट होते हैं। तो इन क्वेश्चनों को छोड़िएगा मत, आसान है, आप लगा सकते हैं। आप इसको देख लीजिए मैंने क्या लगा है, आराम से सॉल्व कीजिएगा। अब हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा लिख लीजिए। चलिए सर, आज हम लोग सॉल्व करते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन, जो कि है बेटा अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 0.00510 मिनट इनवर्स। कहने का मतलब है, पहली लाइन हम लोगों से ये कहना चाह रही है कि एक रिएक्शन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर है और उसका रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट मतलब बेटा क्या, के की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.00510 मिनट इनवर्स। क्लियर है? ये रेट कांस्टेंट हमें दिया गया। आप कह रहे हैं इफ वी बिगिन विथ 0.10 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अगर हम रिएक्टेंट के इतने कंसंट्रेशन से स्टार्टिंग करें, बेटा एक बात बताओ, स्टार्टिंग में जो कंसंट्रेशन रहता है उसे क्या बोलते हैं? इनिशियल कंसंट्रेशन। कह रहे हैं कि अगर हम इतने कंसंट्रेशन से स्टार्ट करें, मतलब दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देन हाउ मच ऑफ द रिएक्टेंट विल रिमेन, कितना रिएक्टेंट बचेगा आफ्टर 3 आवर। टाइम 3 आवर दिया गया है। कह रहे हैं कि पहले कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इतना था, 3 घंटे के बाद कितना बचेगा, कितना बचेगा उसे क्या बोलते हैं बेटा? ए। इसमें ए निकालना है, इसीलिए बेटा हमने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। क्यों? क्योंकि आपको जब ए की वैल्यू निकालनी होती है तो थोड़ा सा अलग तरीका होता है। कुछ लोगों को आता होगा, बाय वालों को यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। फॉर्मूला हम लोग वही लगाएंगे जो अभी तक लगाते हैं, पर निकालने के लिए थोड़ी सी एक चीज है जो आपको आनी चाहिए। क्या? जरा देखते हैं। तो बताओ बेटा, आपको के गिवन है, ए नॉट गिवन है, ए निकालना है, टी गिवन है। टी हावर में गिवन है तो बेटा इसको मिनट में चेंज कर लो। क्लियर है? मिनट में चेंज करेंगे। क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि देखो के की वैल्यू किस में है? मिनट में है।
तो टाइम भी मिनट में ही होना चाहिए। तो 60 मिनट 180 मिनट, ये आ गया टी। क्लियर है बेटा? बिल्कुल। के बराबर कितना होता है 2.303 अपॉन टी। फर्स्ट ऑर्डर ये लिख दिया करो, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए। क्लियर है? बहुत अच्छे बेटा। आप एक बात बताओ, आपको के की वैल्यू गिवन है? बिल्कुल गिवन है। गिवन है तो आप रखो के की वैल्यू कितनी गिवन है 0.00510। ठीक है। टी की वैल्यू भी गिवन है? बिल्कुल गिवन है बेटा 180 मिनट। ठीक है। लॉग बेस 10 ए नॉट की वैल्यू 0.10 अपॉन ए। ठीक है। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। यहां निकालने का थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कुछ बच्चों के लिए। बेटा इन दोनों वैल्यू को आप यहां पे लेता हो, इसको यहां पे लगाओ, मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये अपॉन में डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर है? तो मैं यहां लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। 0.00510 इंटू 180 और अपॉन 2.303। क्लियर बेटा? इज इक्वल टू लॉग बेस 10 0.10 अपॉन ए। बेटा आप देखो ध्यान से, आप इसको तो सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आपका आएगा। मैं इसको पहले लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे x बराबर y लिखो या y बराबर x लिखो, बात तो एक ही है ना। ऐसी इसको हमने इसके बराबर, इसको हमने पहले यहां लिख दिया, इसको इस तरफ लिखे दे रहे हैं। कोई दिक्कत है बेटा? कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसको बेटा आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 0.3986। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहां से आपको a की वैल्यू चाहिए, पर यहां से आपको लॉग हटाना पड़ेगा। बेटा जब यहां से लॉग हटाते हो तब यहां पे एंटी लॉग आता है। तो देखो यहां पे बेटा क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। तो 0 पॉइंट, मैं ऐसे चल रहा हूं, पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है और ये फोर्थ स्टेप, ये फिफ्थ स्टेप। ठीक है। अपॉन ए, और इस तरफ से लॉग हटाया, उस तरफ क्या आ गया बेटा एंटी लॉग। और एंटी लॉग की वैल्यू बेटा देखो दी गई, दी गई नहीं दी गई, ध्यान से देखो ऊपर ये दी गई, इसीलिए मैंने डायरेक्ट उसको सॉल्व करके ये लिख दिया था। एंटी लॉग की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है 2.010 अपॉन ए और गिवन है 2.503। एक बार बताओ, अगर ए की वैल्यू निकालनी तो इसको अपॉन में लेता हो, हाँ इसको अपॉन में लेता हो और ए को इस तरफ लेता हो। अगर हम ए को इस तरफ ले गए तो बन गया फॉर्मूला 0.10 2.503। आ गया नहीं आ गया बेटा? बिल्कुल आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लोगे तो 0.039 समथिंग आ जाएगा। आ गया नहीं आ गया बेटा? बिल्कुल आ गया। हाँ इतने ही आ जाएगा। और सॉल्व करोगे तो 0.0339। यूनिट क्या होगी? यूनिट तो आप जानते हैं मोलर, मोल पर लीटर भी लिख सकते हो। कोई डाउट है बेटा? दिख रहा है आप सभी को? हाँ क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया ना समझ में बेटा? सभी को आ गया, उम्मीद है सभी को आ गया होगा। मैंने इसलिए बताया था क्योंकि यहाँ पे एंटी लॉग यूज हो रहा है, बाय वाले बच्चों को नहीं आता है बेटा। अगर 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 इस कॉन्सेप्ट को याद रखो, ये अगर log y बराबर x है तो y बराबर हो जाएगा एंटी लॉग x। इस बात को याद रखो, एंटी लॉग की वैल्यू आपको गिवन होगी। अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर मोबाइल में तो एंटी लॉग कैसे निकालते हैं? मोबाइल में जैसे आप 10 की पावर निकालते हो ना, अगर आपको एंटी लॉग इसकी वैल्यू निकालनी हो तो मोबाइल में कैसे निकालोगे? 10 की पावर 0.3986 इतना आ जाएगा। ठीक है। जैसे अभी घर में अब तुम लोग लॉग की टेबल से देख के तुम लोग एंटी लॉग की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? एंटी लॉग की टेबल देख के नहीं निकाल सकते हो, इतने पढ़े लिखे कुछ ही लोग होते हैं। तो मोबाइल से निकाल लेना, पर एग्जाम में आपको एंटी लॉग की वैल्यू गिवन होगी तो आप आसानी से रख के आंसर आ सकता है। आ गया नहीं आ गया? बिल्कुल। आपको के गिवन था, ए नॉट गिवन था, ए गिवन था, टाइम गिवन था। क्लियर है? के बराबर ये सारी चीजें आपने फॉर्मूला लगाया, आपने वैल्यू रखी और आखिरी में आपकी ए की वैल्यू आ गई। रखा ना? के की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे, देखो टी की वैल्यू हमने रख दी, ए नॉट की वैल्यू ए की निकालनी थी। हमने क्या किया, इसको इस तरफ लेता है और ये यहीं पे रहा। फिर हमने क्या किया बेटा, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। फिर यहां से लॉग हटाया तो बेटा यहाँ पे क्या आ गया एंटी लॉग, और एंटी लॉग की वैल्यू हमें गिवन थी। फिर ए की वैल्यू को यहां ले गए, इसको यहां लेता है, सॉल्व किया, आंसर आ गया 0.0399 मोलर, मतलब मोल पर लीटर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि अगर क्वेश्चन में कभी होता है बेटा, चलो आप लोग, मैं आपको सिलेक्ट, मतलब आप लोग कोशिश करिएगा। मैं फिर से बता दूं, अगर क्वेश्चन में कहीं भी फर्स्ट ऑर्डर या जीरो ऑर्डर नहीं लिखा तो आप कैसे पहचानेंगे
बेटा अगर क्वेश्चन में रेडियो एक्टिव वर्ड लिखा है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जहां पे उन्होंने बोला है हाफ लाइफ दिया फॉर रेडियो एक्टिव डिके, तो रेडियो एक्टिव वर्ड जब आ जाए तो समझ लेना बेटा वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। याद रखना, रेडियो एक्टिव डिके मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा एक बात और, अगर क्वेश्चन में अभी तक हम लोगों ने परसेंटेज जब दी जाती थी तो 80% डीकंपोज, 80% कंप्लीट। अगर आपसे बोला जाए कि ओनली 80% रिएक्शन बची हुई है, ओनली 80% बची हुई है मतलब 20% डीकंपोज होगी, ओनली 80% मतलब ए नॉट तो 100 होगा और ए 80 ही होगा। कुछ लोग क्या करते हैं 100 माइनस 80 कर देते। नहीं, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ओनली 80% ऑफ द रिएक्शन बची हुई है, क्लियर है, कंप्लीट नहीं होगी, तो इसका मतलब है ए नॉट 100 और ए 80। ठीक है, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव डिके वगैरह दिया गया है, उसमें एज पूछा है, टाइम पूछा है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर नहीं आए तो हमसे पूछ लीजिएगा। अब कुछ लोग कह रहे सर हमने तो एनसीईआरटी छुई नहीं, हमें कैसे पता? अरे देख लेना, जाके दिख जाएगा। एक्सरसाइज का पहला पन्ना हटाओ, फिर दूसरा पन्ना, तीसरे पन्ने पे शायद दूसरा या तीसरा क्वेश्चन होगा, देख लेना उसमें। क्लियर है बेटा? अब तो इतनी तो हिंट दे दी, क्लियर है? चलो आप इसको अच्छे से देख लो मैंने कैसे किया है। और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बेटा मूव ऑन करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इन टर्म ऑफ प्रेशर, और फिर उससे रिलेटेड हम लोग क्या लगाएंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे। आप इसे लिख लीजिए। चलिए सर, अब हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बेटा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैस फेस रिएक्शन। कहने का मतलब बेटा अगर कोई गैसियस रिएक्शन है, गैसियस रिएक्शन का मतलब उसमें रिएक्टेंट गैसियस है और प्रोडक्ट भी गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है। बेटा अगर कोई गैसियस रिएक्शन है और वो फर्स्ट ऑर्डर है तो उसके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आप कैसे डिटरमाइन करोगे, ये अब हम लोग सीखने वाले हैं। तो सर सभी के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बेटा अभी तो हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को डिटरमाइन किया था, जहां फॉर्मूला निकला था k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए। पर बेटा जो अभी तक हम लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिटरमाइन की थी वो इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन थी। पर अगर कोई रिएक्शन गैसियस है तो गैसियस रिएक्शन को हम इन टर्म ऑफ प्रेशर भी डील कर सकते हैं। अगर कोई रिएक्शन गैसियस है तो उस गैसियस रिएक्शन को हम इन टर्म ऑफ प्रेशर भी डील कर सकते हैं। तो एक तरीके से हम कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इन टर्म ऑफ प्रेशर क्या होगी, या फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैस फेस रिएक्शन। क्लियर है? बिल्कुल। आपको जब भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको उसमें रिएक्शन दी गई होगी, और रिएक्शन आप देखना उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो स्टेट है, फिजिकल स्टेट है, वो गैसियस ही होगी, और आपको वहां पे कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर दिया गया होगा। तो प्रेशर के टर्म में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे डिटरमाइन करेंगे, चलिए देखते हैं बेटा बहुत ही ध्यान से। मान लीजिए कोई गैसियस रिएक्शन है, ए गैस गिव्स बी गैस, कोई और भी रिएक्शन हो सकती है, आप अपने मन से कोई और भी रिएक्शन मान सकते हैं, पर ये याद रखिएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट, मस्ट बी इन। एक आध कोई सॉलिड हो तो चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे आप क्या करते हैं बेटा, एट टाइम जीरो पे, टाइम जीरो का मतलब होता है जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। एक बात बताओ, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो उस समय सिर्फ किसका अमाउंट होगा, रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट का अमाउंट होगा तो स्टार्टिंग में जो प्रेशर भी होगा वो रिएक्टेंट का होगा, और वो हमने मान लिया कितना है, पीआई। बिल्कुल सर। एक बात बताओ, ये जो बी और सी है, जब टाइम जीरो है मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो इनका अमाउंट तो बना ही नहीं होगा कुछ। जब इनका अमाउंट नहीं होगा तो इनका प्रेशर भी नहीं होगा, तो इनका प्रेशर स्टार्टिंग में क्या होगा, जीरो। बिल्कुल। आप एक बात बताइए, पीआई क्या है? पीआई है इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का टाइम जीरो पे जो प्रेशर होता है उसी को तो इनिशियल प्रेशर बोलते हैं। या फिर एक बात बताओ, टोटल प्रेशर निकाल लो। टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे, तीनों का प्रेशर ऐड कर दो तो कितना आएगा, पीआई। तो हम ये भी कह सकते हैं कि टोटल प्रेशर टाइम जीरो पे कितना है, पीआई। क्वेश्चन में हमेशा ऐसा ही लिखा होगा कि टाइम जीरो और ऊपर लिखा होगा टोटल प्रेशर, तो समझ लेना कि वो वैल्यू किसकी है, पीआई की है। क्वेश्चन में वो नहीं लिखते कि इनिशियल प्रेशर गिवन है, कभी लिख दिया तो अलग बात है, पर ज्यादातर वो ऊपर टोटल प्रेशर ही लिखते हैं।
अगर लिख दिया तो अच्छी बात है, तो समझ जाना। या टाइम जीरो पे पीआई क्या है, ए का प्रेशर, या फिर हम क्या दें क्या, या फिर टाइम जीरो पे जो टोटल प्रेशर है वो भी क्या है, पीआई है। क्लियर है, इतनी सी बात याद रखिएगा। चलिए, एट टाइम टी, कुछ समय बीत जाने के बाद, कुछ समय बीतेगा तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी। जब रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो बी का अमाउंट कुछ बनेगा और सी का अमाउंट भी कुछ बनेगा, और ए का अमाउंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब इसका अमाउंट कम होगा तो इसका प्रेशर भी कम होगा सर, बिल्कुल। इसका प्रेशर हमने मान लिया कितना कम, पी। ये बेटा जो जितना कम हो रहा है ना, ये इसके कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। अभी इसका कोफिशिएंट 1 है तो हमने पी कम किया। अगर यहाँ पे 2a लिखा होता है तो 2p कम करते। अगर यहाँ पे 3a लिखा होता तो यहाँ 3p कम करते। इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो कितना है, वही डिसाइड करता है कि रिएक्टेंट का कितना प्रेशर कम होगा और प्रोडक्ट का कितना प्रेशर बनेगा। क्यों रिएक्टेंट का प्रेशर पी कम क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 था। अब इसका भी कोफिशिएंट 1 है तो इसका पी प्रेशर बनेगा, इसका भी प्रेशर कितना होगा, पी। इतना प्रेशर इसका डेवलप हो जाएगा आफ्टर टाइम टी। क्लियर है। अगर यहाँ 2 भी लगा होता तो 2p हो जाता। क्लियर है, बिल्कुल। एक आध हम और रिएक्शन करके दिखा देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब एक बात बताइए, चलिए अब हम लोगों ने क्या किया बेटा, बहुत ध्यान से देखिए। K बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए, यही तो पढ़े हो आप, बिल्कुल। यहाँ पे ए क्या होता है, ए नॉट क्या होता है आप बताओ। यहाँ पे ए नॉट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या फिर बेटा पता आप क्या कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि टाइम जीरो पे जो कंसंट्रेशन है वो ए नॉट है, और ये है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का फाइनल कंसंट्रेशन। या फिर आप इसे बोल सकते हो कि टाइम टी पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है। तो आप इसी ड्राइव नहीं करनी है, इसी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को आप प्रेशर के टर्म में कैसे चेंज करोगे। देखो ये तो सेम ही रहेगा, टू टाइम तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस ए नॉट की जगह क्या आ जाएगा, ये क्या है, टाइम जीरो पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। टाइम जीरो पे रिएक्टेंट का प्रेशर कितना है, पीआई, लिख दिया। इसकी जगह हमने ये लिख दिया। ये क्या है, टाइम टी पे फाइनल कंसंट्रेशन का मतलब होता है टाइम टी पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो टाइम टी पे रिएक्टेंट का प्रेशर कितना है, रिएक्टेंट का अकेला, प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, कितना है, पीआई माइनस पी। ये आ गई इक्वेशन। पर सर क्या यही इक्वेशन आ गई यहीं तक? एक बात सुनिएगा, आपको क्वेश्चन में कभी भी पीआई की वैल्यू तो गिवन होगी पर पी की वैल्यू गिवन नहीं होगी। तो सर हमें किसकी वैल्यू गिवन होगी, हमें गिवन होती है हमेशा टोटल प्रेशर। तो सर टाइम टी पे टोटल प्रेशर कितना होगा ये आप निकाल लो। निकालें क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, यहां पे निकाल लें, बिल्कुल। टोटल प्रेशर ये क्या है, पीटी मतलब टोटल प्रेशर एट टाइम टी। कितना होगा, ए का प्रेशर सर प्लस बी का प्रेशर प्लस सी का प्रेशर, यही तो होगा, बिल्कुल। ए का प्रेशर कितना है बेटा, पी आई माइनस पी, बिल्कुल। बहुत आराम से बता रहा हूं मैं, बहुत ही आराम से। आपको फॉर्मूला याद ही नहीं, बस आपको हर बार जब भी क्वेश्चन आएगा प्रेशर के टर्म में तब आपको ये बार बार करना होगा, आपको ये चीज बार बार करनी होगी। इस बार इस डेरिवेशन की आदत डाल लीजिए, डेरिवेशन तो कुछ है ही नहीं है सर। ए का प्रेशर पी आई माइनस पी, बी का प्रेशर पी, सॉरी यहाँ पे बी का प्रेशर होगा, ए का प्रेशर, बी का प्रेशर कितना है पी, सी का प्रेशर भी कितना है पी, तो पी से पी उड़ गए, पी आई प्लस पी, पी टी। बताओ पी बराबर क्या आ गया, पी टी माइनस पी आई। हाँ, पी आई क्या है, पी आई है बेटा, पी आई क्या है, बहुत ध्यान से सुनो, पी आई है इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और ये क्या है, टोटल प्रेशर कब, एट टाइम टी। इस बात को याद रखिएगा, टोटल प्रेशर एट टाइम टी। आप यहां से पी की वैल्यू उठा के यहां पे रख दीजिएगा, आपको आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या एक तरीका और है कि पहले फॉर्मूला बना लो, कैसे, आप ये पी की वैल्यू इसमें रख दो, आप इसमें रखोगे टी लॉग बेस 10 पी आई अपॉन पी आई माइनस पी की वैल्यू कितनी होगी, पी टी माइनस पी आई। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा।
और ये इसको उठा के यहाँ रखोगे तो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई ये प्लस हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करोगे। ये बात समझ में आई? इस चीज को मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया तो यहाँ माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करो ये माइनस का हो गया, इसमें करो ये प्लस का हो गया। बताओ पी आई प्लस पी आई क्या हो गया? 2pi पी। हाँ तो इसको बेटा हम क्या लिख दें? ऐसे लिख दें कि 2pi माइनस पीटी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस गैसियस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए फॉर्मूला है। अगर इसी टाइप की रिएक्शन हो, मतलब ये ऐसी रिएक्शन हो जिसमें एक रिएक्टेंट और दो प्रोडक्ट और उनका कोफिशिएंट सबका 1 हो, तभी उसके लिए फॉर्मूला वैलिड है। अगर थोड़ा सा भी कोफिशिएंट चेंज हो गया, अगर यहाँ पे 2a हो गया तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। इसीलिए मैं फॉर्मूला कभी सजेस्ट नहीं करता बच्चों से कि इस फॉर्मूले को याद कर लो। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ इसी टाइप की रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है। अगर रिएक्शन का कोफिशिएंट चेंज तो बेटा फॉर्मूला चेंज। अगर मान लो रिएक्टेंट यहाँ पे 2 हो गए या प्रोडक्ट एक ही हो गया तो फॉर्मूला चेंज। तो हमेशा क्या करना है आपको? क्या करना है? इतना लिखना है, ये लिखना है। पी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, पी की वैल्यू गिवन नहीं होगी तो पी की वैल्यू आप निकाल लेना। पीटी की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। सर कैसे? वो हम आपको बताएंगे। इतनी चीज आपको समझ में आ गई? बिल्कुल। आ गया नहीं आ गया? ये फॉर्मूला कब वैलिड है? तब वैलिड है जब इस टाइप की रिएक्शन हमें क्वेश्चन में गिवन हो। तो हमेशा हम तो सजेस्ट ही नहीं करते बच्चों से कि अगर कभी भी गैसियस रिएक्शन का कोई क्वेश्चन है और प्रेशर हमें दिए गए हैं तो हमेशा बेटा हमेशा आप लोग ऐसे डेरिवेशन से ही करें और क्वेश्चन सबसे आसानी से लगेगा। तो चलिए हम दोनों तरीके से आपको करके बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा अब हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए बेटा, चलिए सर अब हम लोग सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। और ये पहला क्वेश्चन बेटा बेस्ड है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। और ये बेटा आपके सामने क्वेश्चन है और इसी टॉपिक पे बेस्ड है। कौन से टॉपिक पे? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। इस टॉपिक को अभी हाल ही में हम लोगों ने कवर किया है और अब हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड पहला क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए बेटा ध्यान से, द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट अ कांस्टेंट वैल्यू। इससे हमें देखो इतनी लाइन से हमें सिर्फ इतना पता चला है कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। वैसे पता चलने का तो और भी पता चला है, पर आप उस चीज का मतलब समझ जाए तो अच्छी है। वो ये कह रहे हैं कि आपको बहुत सारा डाटा गिवन है। क्या? अगर हम जब SO2Cl2 का थर्मल डीकम्पोजिशन कराते हैं जो कि फर्स्ट ऑर्डर है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। बस इस लाइन से आप इतना समझिए कि आपको पता चल गया कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, ये रिएक्शन आपको गिवन है और ये आपको डाटा गिवन है और आपको निकालना है कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहले आपको किसकी वैल्यू गिवन है और क्या निकालना है? गिवन वैल्यूज। चलो बेटा बहुत ध्यान से, एक्सपेरिमेंट 1 है टाइम 0 पे टोटल प्रेशर। याद हो आपको मैंने बोला था टाइम 0 पे जो प्रेशर होता है वो सिर्फ रिएक्टेंट का होता है और वही बेटा क्या होता है? टोटल प्रेशर, जिसको हम लोगों ने किससे नोट किया था? पी से। और टाइम 0 पे जो प्रेशर होता है वो होता है बेटा पी आई, मतलब इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। इसी को हम लोग टोटल प्रेशर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में प्रोडक्ट का तो प्रेशर होता ही नहीं है, तो रिएक्टेंट का ही प्रेशर होता है। किसका? रिएक्टेंट का। तो इतना याद रख लो कि टाइम 0 पे जो भी टोटल प्रेशर गिवन होगा वो पी आई होता है। बिल्कुल। और टाइम टी पे जो टोटल प्रेशर गिवन होता है वो पीटी की वैल्यू होती है जो गिवन है आपको 0.7। और यहाँ पे जो टाइम टी गिवन है वो 100 सेकेंड गिवन है। क्लियर है? अब आपको निकालना है कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। तो आपको सबसे पहले इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने बोला था कि रिएक्शन से आप फॉर्मूले को डिटरमाइन करो। बहुत ध्यान से देखिए, सबसे आसान लगता है। हमेशा इसी तरीके को आप अपनाइएगा, हमेशा, कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं और वो कभी देखो हम लोगों ने अभी जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ड्राइव की थी वो इसी टाइप की रिएक्शन को ड्राइव की थी। यहाँ पे ए था गिव्स बी प्लस सी। चाहो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, पर हो सकता है कि आपकी स्टेप मार्किंग हो जाए। इसलिए हमेशा क्या कीजिएगा, ड्राइव करके ही वैल्यू रखिएगा, कभी गलत नहीं होगा और पूरे नंबर भी मिलेंगे। देखो एट टाइम 0 पे हमने मान लिया बेटा जो हमारा इनिशियल प्रेशर है वो पी आई है। मान लिया हमें गिवन है तो हम बाद में रख देंगे। मान लिया इनिशियल प्रेशर कितना है? पी आई। स्टार्टिंग टाइम में इसका प्रेशर 0 होगा। एट टाइम टी,
टाइम टी पे इसका प्रेशर क्या होगा, कम। कितना कम होगा, इसका कोफिशिएंट 1 है तो पी कम होगा, इसका कोफिशिएंट 1 है तो पी बनेगा, इसका भी पी बनेगा। इसका प्रेशर कितना बन गया, पी। आ गया नहीं आ गया? अगर यहाँ 2SO2Cl2 होता तो 2p डिक्रीज होता। कितना डिक्रीज होगा और कितना इंक्रीज होगा ये डिसाइड करता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये हमेशा पीआई मानते हैं। यहाँ पे 2 लगा दो, 3 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। सर क्या बात कर रहे हैं, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, ऐसा कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन हम लोग इस पे बेस्ड और लगाएंगे तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो बेटा ये आ गया। अब हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को आप फॉर्मूला बना लो, k = 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 क्या पी अपॉन पी माइनस पी। देखो बेटा पी की वैल्यू तो गिवन है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, पी की वैल्यू चाहिए। मैंने बोला था आपको जब भी पी की वैल्यू चाहिए हो तो टाइम टी पे टोटल प्रेशर निकालो। पीटी क्या होता है, ये है टोटल प्रेशर एट टाइम टी। टाइम टी पे टोटल प्रेशर किसका होगा, SO2Cl2 का प्रेशर प्लस SO2 का प्रेशर प्लस Cl2 का प्रेशर। क्लियर? जो भी गैसीय स्टेट में होते हैं उनका प्रेशर होता है। इसका प्रेशर कितना है, पी माइनस पी। यहाँ पे टोटल प्रेशर है टाइम टी, बिल्कुल। SO2 का पी और Cl2 का भी बेटा कितना गिवन है, पी गिवन है। रख दिया मैंने, कुछ लिए इससे ऐड कर दिया, माइनस पी से प्लस पी क्या हो गया, 0 हो जाएगा। यहाँ पे पीटी बराबर क्या हो गया बेटा, पी प्लस पी। आप एक बात बताओ, आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए थे, पी की वैल्यू। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, पीटी माइनस पीआई। पीटी की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, 0.7 और आई की वैल्यू, पीआई की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.4। तो ये आ गया 0.3। आ गया नहीं आ गया, सर बिल्कुल आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं। रख दो बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसी फॉर्मूले पर रख देते हैं। के बराबर 2.303 अपॉन टाइम बेटा कितना है। मैंने क्या किया बेटा, पहले फॉर्मूला बना लिया, इतना सा फॉर्मूला बना लिया। हमें पीआई की वैल्यू तो गिवन थी पर पी की वैल्यू गिवन नहीं थी। पी की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, पीटी से। पीटी क्या होता है, टोटल प्रेशर है टाइम टी। कैसे निकालते हैं, तीनों का प्रेशर जोड़ दो, जोड़ने पर हमने पी की वैल्यू निकाल ली। अब रख दो इस पे, टाइम हमें गिवन था 100 सेकेंड, लॉग बेस 10। पीआई गिवन था बेटा 0.4, पीआई 0.4 और पीटी पी कितना गिवन है, 0.3। आ गया नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया बेटा। यहाँ पे बताओ कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो के बराबर 2.303 अपॉन 100 लॉग बेस 10 और यहाँ पे 0.4 अपॉन 0.1। यहाँ में एक स्टेप गायब कर दे रहा है, क्या यहाँ पॉइंट से पॉइंट उड़ा दोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल लॉग 4। और लॉग 4 की वैल्यू आप देखिए बेटा, आपको गिवन है कितनी, 0.6021। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2.303 अपॉन 100 और आपको लॉग 4 की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, 0.6021। क्लियर है, आ गया समझ में, आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं। आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है ये, हाँ क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आ गया ना बेटा, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल। अब आप आंसर लिख दीजिए। आंसर बेटा क्या होगा, इसको आप जब डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर लगभग 0.013 आ जाएगा, लगभग। आप बाकी इतना 3 डिजिट तक सफिशिएंट होता है, 0.013। यूनिट क्या होगी इसकी, टाइम की सेकंड थी तो इसकी सेकंड इनवर्स। आ गया नहीं आ गया, बिल्कुल इस तरीके से कि आपका निकला है, बहुत ही आसान है। बताइए क्या, सबसे पहले हम लोगों ने गिवन वैल्यू लिखी, फिर वो रिएक्शन लिखी जो हमें, रिएक्शन से हमने फॉर्मूले को ड्राइव किया, मतलब टाइम 0 पे पीआई प्रेशर, इसका 0 टाइम टी पे ये, और फॉर्मूला बनाया ये अपॉन ये, रिएक्टेंट का प्रेशर और रिएक्टेंट का फाइनल प्रेशर, ये लिख दिया। पीआई की वैल्यू हमें गिवन थी पर पी की वैल्यू गिवन नहीं थी। पी की वैल्यू निकाली हमने पीटी के फॉर्मूले की हेल्प से। तो पीटी की मदद से हम लोगों ने किसकी वैल्यू निकाली, पी की, यहाँ पे रख दी और हमारी के की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन बेटा बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। एक क्वेश्चन हम लोग और लगा लेते हैं, कौन सा, जिसमें इसका कोफिशिएंट चेंज हो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर कोफिशिएंट चेंज हुआ तो फॉर्मूला चेंज होता है या नहीं होता है। अच्छा सर दूसरा तरीका हो सकता है क्या, बिल्कुल। दूसरा तरीका जो सबसे फर्जी तरीका होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। याद हो आप लोगों ने, ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया था, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10
PI अपॉन 2PI माइनस PT, यही तो था, ये फॉर्मूला ड्राइव किया था। कुछ लोग इसी फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रख देते, T की 100, PI की आपको 0.4 और PT की 0.7। हम कहते हैं आप चलो आपने, हम मान लीजिए चलो एग्जामिनर में सही कर दिया, पर अगर मान लो रिएक्शन चेंज हुई फिर क्या करोगे? डेरिवेशन तो सीखना ही पड़ेगा ना। अगर सीखना पड़ेगा तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप इस तरीके से करो, नहीं तो आप अगर नहीं समझ में आया ना तो सबसे बढ़िया ये तरीका, अगर नहीं आ रहा कैसे, टाइम 100 रख दो, PI की वैल्यू 0.4 रख दो, 2PI 2 इंटू 0.4 माइनस PT की वैल्यू 0.7 हो गया। सबसे आसान ये है, पर सबसे बेस्ट मेरे ख्याल से तो, मेरा मानना तो ये है कि सबसे बेस्ट तरीका ये है। आगे जिनको समझ में ना आए वो इस फॉर्मूले का यूज करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आ गया नहीं आ गया, पर ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब इसी टाइप की रिएक्शन हो, यहाँ पे एक रिएक्टेंट हो, यहाँ पे दो प्रोडक्ट हो और उनके सभी के कोफिशिएंट 1 1 1 हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए सर, अब हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड सेकंड टाइप का क्वेश्चन करते हैं। बेटा इस सेकंड टाइप का क्वेश्चन लगाने के बाद आपके लगभग सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए लगाते हैं इस सेकंड टाइप के क्वेश्चन को। बेटा ये क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ N2O5 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सेम है, इस डाट मतलब इस लाइन से हमें ये इंडिकेट हो गया कि जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर है, क्लियर है, और हमें हमारे सामने रिएक्शन भी दे रखी और हमें बहुत सारा डाटा दे रखा है, बहुत सारा नहीं कुछ डाटा दे रखा है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग का काम होता है गिवन वैल्यू, कि हम लोगों को गिवन वैल्यू क्या है। इसके पहले जो क्वेश्चन लगाया था और ये जो क्वेश्चन लगा रहे दोनों एक ही टॉपिक पे बेस्ड है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चन को लगाने का। इसलिए इस टॉपिक को मतलब इस क्वेश्चन को लगाने के बाद आपके लगभग सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बेटा जरा ध्यान से देखिए, अब इस डाटा से आप पता कीजिए कि आपको किस किस की वैल्यू गिवन है। टाइम 0 पे टोटल प्रेशर गिवन है, मैंने बोला है कि टाइम 0 पे जो भी टोटल प्रेशर होता है उसे हम PI बोलते हैं। टाइम 0 पे टोटल प्रेशर जो होता है वो रिएक्टेंट का ही होता है, क्योंकि टाइम 0 पे सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट ही प्रेजेंट रहता है। 0.5 ATM, ठीक है। टाइम T पे जो टोटल प्रेशर गिवन होता है वो PT, ये टोटल प्रेशर होता है पूरी रिएक्शन का टाइम T पे 0.512 ATM, क्लियर है। अब बेटा हमें क्या गिवन है, हमें टाइम भी गिवन है। टाइम कितना गिवन है, 100 सेकेंड, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है बेटा, हमें निकालना है क्या, क्वेश्चन में हमें निकालना है कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। क्या निकालना है बेटा, रेट कांस्टेंट। सर अभी आपने लिख दिया, मैं लिखना भूल गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट। बहुत आसान है बेटा। तो एक बात बताओ, सबसे पहले आप रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला ड्राइव कीजिए। प्रेशर वाला है ना, प्रेशर आपको गिवन है, तो फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, रिएक्शन। तो हमारे पास रिएक्शन है 2N2O5 गैस गिव्स 2N2O4 गैस। यहां पे बेटा वो वाला फॉर्मूला अप्लाई मत कर देना। यहां इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा और फिर आप उनमें वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हैं। जरा ध्यान से देखिए बेटा, जब टाइम 0 है और फिर जब टाइम T है, बहुत ध्यान से बेटा, जब टाइम 0 है तो इसका प्रेशर कितना होगा, PI। ये तो हमेशा PI मानते हैं। जो प्रेशर स्टार्टिंग मानते हैं वो कोफिशिएंट पर उससे कोई लेना देना नहीं होता। स्टार्टिंग में इन दोनों का अमाउंट होगा नहीं तो इनका प्रेशर 0। टाइम T पे रिएक्टेंट का प्रेशर डिक्रीज होगा, और मैंने बोला है कि रिएक्टेंट का प्रेशर कितना डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट का प्रेशर कितना बनेगा वो डिपेंड करता है इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे। अगर ये ना होता तो कितना डिक्रीज होता, P। अब क्योंकि 2 कोफिशिएंट है तो कितना डिक्रीज हुआ, 2P। यहां पे कितना बनेगा, 2P, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है, 2। और यहां पे कितना बनेगा, P, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है। आया नहीं आया, बिल्कुल। कितना डिक्रीज होगा और कितना इंक्रीज होगा, कितना बनेगा इनका, वो डिपेंड करता है कि इनके पीछे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या है। क्लियर है बेटा, बिल्कुल। अब फॉर्मूला बना लो। फॉर्मूला क्या बन गया, K बराबर, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं फॉर्मूला, ठीक है। K बराबर 2.303/T log बेस 10। इनिशियल प्रेशर लिखते हैं पहले रिएक्टेंट का, और फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट कितना है, PI माइनस 2P। अच्छा एक बात बताओ, इस फॉर्मूले में सब कुछ गिवन है, हमें T गिवन है, हमें PI गिवन है। ये PI है बेटा, मैं ऐसे बना दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें P की वैल्यू गिवन नहीं है। तो P की वैल्यू कैसे निकालोगे, PT की मदद से। PT क्या होता है बेटा,
पीटी होता है टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। चलिए देखते हैं, मतलब N2O5 का प्रेशर प्लस N2O4 का प्रेशर प्लस O2 का प्रेशर, इसका प्रेशर कितना है Pi माइनस 2P, इसका प्रेशर 2P और इसका प्रेशर P, इसका प्रेशर ये हुआ और इसका प्रेशर ये हुआ और इसका प्रेशर ये हुआ, तीनों को ऐड कर दो, कुछ कट रहा है, 2P से 2P कट गया। तो बताओ बेटा PT बराबर क्या आ गया, PT बराबर आ गया Pi प्लस P, और P की वैल्यू चाहिए हमें, तो P बराबर आ जाएगा PT माइनस Pi। क्या बेटा PT की वैल्यू गिवन है, बिल्कुल, PT मतलब टोटल प्रेशर एट टाइम T 0.512 माइनस Pi की वैल्यू 0.5, इसको सॉल्व करने का 0.500 लिख दो तो आसानी से माइनस कर लोगे, यहाँ पे आ जाएगा 0.012 ATM। ठीक है बेटा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, इतना ATM आ गया, P की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, P की। अब बेटा Pi हमें पता है, P पता चल गया, आप T की वैल्यू आपको पता है, K निकल आएगा, सबसे आसान तरीका। तो सबसे पहले क्या किया हमने, गिवन वैल्यू लिखी, फिर हमने रिएक्शन से फॉर्मूला बनाया, और रिएक्शन में हमें फॉर्मूले में P की वैल्यू चाहिए थी, तो PT की मदद से हमने P की वैल्यू निकाल ली। और अब रख दो बेटा, अगर आपको समझ में ना आए ना बेटा तो एक बार फिर से देख लो, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आपको ये सारी वैल्यू गिवन थी। टाइम 0 पे जो टोटल प्रेशर गिवन होता है वो Pi होता है, टाइम T पे जो टोटल प्रेशर होता है वो PT होता है, टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन। टाइम हमें 100 सेकेंड दे रखा, हमें कैलकुलेट रेट कांस्टेंट पूछा था, हमने रिएक्शन लिखी, रिएक्शन से हमने फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश की, इसका टाइम 0 पे प्रेशर Pi मान लिया, इसका स्टार्टिंग में प्रेशर होगा ही नहीं, टाइम T पे इसका प्रेशर डिक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा ये इनके कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है, यहाँ पे 2 है तो 2P डिक्रीज होगा, अगर 2 नहीं होता तो सिर्फ और सिर्फ P डिक्रीज होता। यहाँ कितना बना, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है तो इसका फॉर्मेशन 2P हुआ, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो इसका फॉर्मेशन P, इतना प्रेशर इसका डेवलप हो गया। क्लियर है, बिल्कुल। इन दोनों से हमने फॉर्मूला बना लिया, K बराबर 2.303/T log बेस 10। यहाँ वैसे हम लोग क्या लिखते थे, इनिशियल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की जगह क्या लिखेंगे, इनिशियल प्रेशर, रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर Pi, यहाँ लिखते थे फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रेशर के टर्म में फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का टाइम T पे फाइनल प्रेशर कितना है Pi माइनस 2P। हमें Pi की वैल्यू गिवन है, T की वैल्यू गिवन है, P की वैल्यू गिवन नहीं थी, तो हमने क्या किया, टोटल प्रेशर निकाला, इसका प्रेशर ये तीनों को ऐड कर दिया, इससे फॉर्मूला आ गया PT बराबर Pi प्लस P, P बराबर PT माइनस Pi। PT की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी, Pi की गिवन थी, P निकाल लिया। अब P इसमें रख दो, बहुत आसान है बेटा, टाइम कितना है 100 लॉग बेस 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। Pi कितना गिवन है बेटा 0.5, और Pi की वैल्यू कितनी गिवन है 0.5। ठीक है, और 2P बेटा कितना गिवन है 2P, P की वैल्यू रख दो आप, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके रख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं सर कर दो 2.0012। ठीक है, आप कर लो इसको, 2.303/100 लॉग बेस 10 0.4, और यहाँ पे आ जाएगा 0.24 आ जाएगा, आप डिवाइड मल्टीप्लाई करो, सॉरी माइनस करोगे तो 0.476 आ जाएगा, कोई दिक्कत है, 0.476 आ गया। अब बेटा आप इसको डिवाइड करो, देखो यहाँ पे मैं लॉग की किसकी वैल्यू गिवन है 1.05, तो नॉर्मल सी बात है, इसको डिवाइड करोगे तो इतना ही आएगा, 2.303/100 लॉग 1.05। क्लियर है बेटा, मैं क्या इसको रफ कर दूं, बिल्कुल रफ कर दो सर, कोई भी जरूरत इसकी नहीं। चलो, क्या तो सर हमने नोट नहीं किया था, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लेना, बैक करके पॉज करके नोट कर लेना। देखो यहाँ पे मैं इसी को यहाँ पे ले आ रही हूँ, ठीक है बेटा, मैं इसी को यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। 2.303/T, T बेटा 100, लॉग 1.05 की वैल्यू बेटा कितनी गिवन है 0.0211। आप इन सबको सॉल्व करोगे बेटा, लगभग सॉल्व करोगे तो 0.048 आ जाएगा। आप इसको चाहो तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहो तो 4.8 इंटू 10 की पावर -4, और के की यूनिट होगी सेकंड इनवर्स, यहाँ पे सेकंड दे रखा, टाइम आ गया नहीं आ गया बेटा, बहुत आसान है। देखो यहाँ पे कोफिशिएंट चेंज हुआ, देखो यहाँ पे सारी चीजें चेंज हो गई, तो इसीलिए कभी फॉर्मूला याद नहीं करना, ये एनसीईआरटी का ही इंटेक्स का क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है जो कि सॉल्व है एनसीईआरटी में,
तो इस तरीके क्वेश्चन आ गए तो आपके धुएं उड़ जाएंगे। इसलिए क्या है बेटा, इसलिए कि आप हमेशा जब भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इन टर्म ऑफ प्रेशर की बात करें तो हमेशा कोशिश करें फॉर्मूले को ड्राइव कर लें। क्या कर लें? ड्राइव कर लें, आसान रहेगा। आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल आ गया। अच्छा आप एक बात बताइए क्या? तो अब तो बेटा हम लोगों ने क्या किया, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग अगर करना चाहें तो उनका कभी अंत नहीं होने वाला, पर अब हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस इतने हो गए। इसके बाद अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट आता है, आप एनसीईआरटी लगाइए, अरिहंत लगाइए, असाइनमेंट लगाइए, कोई भी डाउट आता है तो डाउट सेशन में ऐप के अंदर लाइव डाउट सेशन होगा, उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, थोड़ा बहुत तो दिमाग आपको लगाना चाहिए ना। अगर हर टाइप के न्यूमेरिकल हम लगा देंगे तो आप दिमाग ही नहीं लगाएंगे किसी क्वेश्चन में। आपको पता है हम इस चैप्टर में आपको 80% से ज्यादा क्वेश्चन लगवा चुके हैं, अभी लगवा देंगे अभी थोड़े दिन बाद, और उसके बाद आपका लगभग आप ये समझ 20% आपको और मेहनत करनी है। उतनी तो मेहनत कर सकते हैं ना? नहीं सर, कुछ लोग तो कहेंगे सर वो भी नहीं, आप कर दो वही हम कर ले, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, थोड़ी बहुत मेहनत कर लिया करो। तो आज का लेक्चर बेटा यही एंड होता है, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। अगर आप इसे ऐप के अंदर देख रहे हैं तो फीडबैक जरूर दें। अगर आप इसे यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप इस हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आप सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि और भी कई सारी वीडियोस आए तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, फीडबैक और कमेंट सेक्शन में अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपको रिप्लाई जरूर करना है। क्लियर है? और अगर डाउट है तो वो भी पूछ लेना है। क्लियर है बेटा? चलिए, सी यू लेटर।